जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सलमान अरशद है और मैं मुनाफा इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म से आपके साथ जुड़ा हूँ। तो जैसा कि आप लोगों के साथ प्रीवियस मेरी वीडियो में बातचीत हुई थी कि मैं आगे जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ऊपर बात करूंगा। तो इनकम स्टेटमेंट का एक एक बिल्कुल बेसिक सा ओवरव्यू मैंने आपसे शेयर किया था। और आज इंशाल्लाह हम जो है वो बैलेंस शीट का जो है वो एनालिसिस करेंगे। इसके बाद आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट होगी। फिर इनमें से जो टैग्स लगे होते हैं 1 2 3 इस तरह के जो नोट्स होते हैं उनको रेफरेंस के थ्रू कैसे देखा जाता है। ये बेसिकली जो नोट्स होते हैं ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो जो भी कमेंट्री हुई होती है, जो भी फिगर्स हमें मिल रही होती हैं, उन फिगर्स को ये जो नोट्स हैं ये एक्सप्लेनेशन बेसिकली दे रहे होते हैं कि कोई भी अगर फॉर एग्जांपल फिगर है तो उसका ब्रेकअप क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ जो है किस तरह से प्रेजेंट की जा रही है, उसमें कौन से जो है वो फिगर्स मिलके एक कंसोलिडेटेड फिगर बना रहे हैं। तो उसमें एक्सप्लेनेशन होती है नोट्स में, तो वो भी हम देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करते करेंगे। तो आज जो है इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ले जाऊंगा और उसमें थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा कि सबसे पहले तो DPS PSX.com आपने ये .pk ये जो है वेबसाइट पे जाना है। और उसके बाद आपने वहाँ पे जाके जो एलिमेंट्स है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो डाउनलोड करने हैं। तो उसके लिए मैं आपको जो है अपनी स्क्रीन पे ले जाऊंगा। जी तो जनाब ये DPS.PSX.com.pk ये आपने वेबसाइट खोल लेनी है। ये डाटा पोर्टल है बेसिकली PSX का और इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन है। मैंने इस डाटा पोर्टल के ऊपर भी एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो बनानी है, कैपिटल स्टेक के ऊपर भी बनानी है। और कैपिटल स्टेक का जो मतलब ब्रोकर्स के पास होता है। इसके अलावा TradingView.com पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि उसमें से टेक्निकल चार्ट्स को कैसे आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये वीडियो जो है आपने फॉर एग्जांपल FFC का जो है वो चेक करना है फाइनेंशियल्स को, ठीक है। बल्कि आप देखें यहाँ से जो है ना, ये मैं थोड़ा सा बता दूं, अक्सर लोगों को ये भी समझ नहीं आती कि जो अनाउंसमेंट्स का ये होता है ना, ये कुछ स्पेसिफिक उसके बाद ख़त्म हो जाता है। मतलब ये देखें ना, अप्रैल 2022 तक का ये डाटा अवेलेबल है। अगर आपने इसका कंप्लीट डाटा देखना है ना तो उसका तरीकाकार क्या है, आप अनाउंसमेंट्स में जाएं, कंपनी अनाउंसमेंट्स में जाएं, ठीक है। यहाँ पे FFC टाइप करें उस कंपनी का नाम, ठीक है। और यहाँ से फिर उसको सर्च करें। अब देखें इसमें ये सारा डाटा आ गया है, ठीक है। और आप ये इसको नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये प्रीवियसली 762 इसकी एंट्रीज हैं। अक्सर लोग मुझे ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि ये प्रीवियस डाटा कैसे एक्सेस करें, तो ये इस तरह से एक्सेस होगा। अब देखिए जो कम्प्रिहेंसिव जो चीज़ बनी होती है ना, वो होती है किसी भी कंपनी की जो मतलब इसके अंदर सारी पूरे साल की डिटेल होती है, वो उसकी जो है वो एनुअल रिपोर्ट होती है। तो ये मेरे पास आप देखेंगे कि ये ट्रांसमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट 2022 2022 की ट्रांसमिशन हो गई हुई है इसकी। 2023 की अभी नहीं आई, ठीक है। तो लेटेस्ट हमारे पास 2022 की अभी देखेंगे ना, 2023 का जो है हाँ ये है ना, फाइनेंशियल ईयर एंड फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2023। इसमें अभी आप नोटिस में देखेंगे तो अभी ये नहीं आई। तो एनुअल रिपोर्ट कुछ ही दिन में इसकी जैसे ही पब्लिश हो जाती है तो 2023 की भी देख सकते हैं आप, लेकिन अभी 2022 की क्योंकि अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है जी। ओपन करने के बाद ये आपके पास जो है इस तरह से ये खुल जाएगा। अब इसमें हमने एक्सेस करना है इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। जी तो ये जनाब आपके सामने मैंने ओपन किए हैं 356 नंबर पेज पे ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। ये 31 दिसंबर 2022 की है। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट होती है, ये सबसे पहले तो ये होती क्या है इसको समझते हैं। देखिए बैलेंस शीट जो होती है ये वो चीज़ है जिसके ऊपर पूरी कंपनी की स्टैंडिंग है। यानी कंपनी पूरी के पूरी इस बैलेंस शीट की बेसिस के ऊपर जो है वो चल रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एसेट्स है। एसेट्स जो है लायबिलिटीज हैं, एसेट्स हैं, इक्विटीज हैं, इन्हीं की सपोर्टिंग के ऊपर जो है वो इनकम्स बनती है ना। आपके पास कैश नहीं है तो आप
कैसे बिजनेस चलाएंगे? आपके पास सपोर्टिंग एसेट्स नहीं है, आपके पास फर्नीचर फिक्सचर नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये आपके थोड़ा सा जो है ना, करंट एसेट देखें, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यानी कंपनी जो है वो चलाने के लिए आपको प्रॉपर्टी भी चाहिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपको प्लांट्स भी चाहिए, इक्विपमेंट्स भी चाहिए। इसी तरह से इसमें इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ये बिजनेस को रन करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस रनिंग के बाद आ रहे हैं, ये सपोर्टिंग है, ठीक है। अब इंटेंजिबल एसेट्स, सपोज ये क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो कि आज जिसको आप छू नहीं सकते, इनको आप महसूस नहीं कर सकते, जैसे सॉफ्टवेयर है या जैसे गुडविल है, ठीक है। ये भी आपकी बिजनेस के अंदर सपोर्ट कर रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको कैश फ्लो दे रही होती हैं, ये भी बिजनेस सपोर्ट कर रही होती हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस जो है, जो आप लोगों को देते हैं, ठीक है, ये भी सपोर्टिंग है ना। फॉर एग्जांपल, अब ये इसके सामने ये नोट्स भी आपको नजर आ रही हैं, 18, 17, 16, ये नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया कि नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी हम देखेंगे कि बैलेंस शीट के अंदर जो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहे होती हैं, इनका लिंक क्या बनता है, इसके अंदर क्या ब्रेकअप्स होते हैं, इसकी बेसिकली ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एक फिगर इसमें दी हुई है, क्योंकि ये तो एक किस्म की एग्जेक्टिव समरी होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसकी बेसिस जो है, ये जिस उसके ऊपर डाटा पे बन रही है, वो इधर प्रेजेंट लिखे जाते हैं, उसके लिए नोट्स बनाए जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स हैं, ये भी कंपनी को सपोर्ट करने के लिए जो है वो यूज़ हो रही है। ये इसी तरह से करंट एसेट्स होते हैं, उसके अंदर स्टोर्स, स्पेयर्स, लूज टूल्स, ये भी है। स्टॉक इन ट्रेड, इसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। ट्रेड डेट्स हैं, लोन्स हैं, डिपॉजिट, मतलब आप की जो है जो कंपनी की स्टैंडिंग होती है ना, वो उसकी बैलेंस शीट पे होती है। और बैलेंस शीट कंपनी की बेस होती है, जिसके ऊपर सारी के सारी कंपनी जो है वो चल रही होती है, ठीक है। जिस तरह कंपनी जो चलेगी वो इनकम स्टेटमेंट में शो होगी, इनकम स्टेटमेंट में उसकी परफॉर्मेंस शो हो रही होती है। और बैलेंस शीट जो होती है, ये जिस बेस के ऊपर जो है खड़ा होके कोई भी बिजनेस चल रहा होता है, वो बेसिकली कहलाती है फाइनेंशियल पोजीशन, या बैलेंस शीट भी इसको नॉर्मल उसमें बोलते हैं। अच्छा, अब जो इसके एलिमेंट्स हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स होते हैं ना, तीन होते हैं ये। सॉरी, फाइनेंशियल पोजीशन या आपका बैलेंस शीट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो तीन होते हैं। इसमें एक इक्विटी होती है, और एक लायबिलिटीज होती हैं, और तीसरी जो है वो एसेट्स होते हैं। एसेट्स को मतलब माइनस कर देंगे अगर लायबिलिटीज के साथ, तो जो आपका उसका डिफरेंस बनेगा उसको आप इक्विटी बोलते हैं। इसको आप नेट एसेट्स भी बोलते हैं। इसको आप जो है नेटवर्थ भी बोलते हैं, मुख्तलिफ इसके नाम हैं। अब एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करके इक्विटी क्यों आती है? बड़ी सिंपल सी इसकी जो है वो लॉजिक है कि जितने आपके असासे हैं, ठीक है, उसमें से जो भी आपके वाजबात हैं, जो लोगों के आपने पैसे देने हैं, और एसेट्स वो होते हैं जो आपको कैश जनरेट करके देते हैं, राइट। तो आपके एसेट्स में से जब आपकी लायबिलिटीज को माइनस कर दें, यानी जो आपके पास हैं, जो आपके असासे हैं, उसमें से आपके जितने वाजबात हैं वो माइनस कर दें, तो जो बचेगा वो आपकी इक्विटी है, डेफिनेटली। यानी वो आपका पैसा है जो इस वक्त आपकी बिजनेस के अंदर लगा हुआ है। तो इक्विटी जो होती है, इक्विटी बेसिकली क्या है? सिंपल सादा अल्फाज में, ये वो पैसा है जो ओनर्स का लगा हुआ है। ओनर्स को स्पॉन्सर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और यानी वो लोग जो कारोबार कर रहे हैं शुरू में, जिन्होंने कारोबार को स्टार्ट किया है, और उसके बाद ये डिल्यूट भी कर देते हैं, जाहिर सी बात है। अब क्योंकि हम स्टॉक मार्केट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये जो पैसा है ये डिल्यूट हो जाता है। आप इक्विटी को डिल्यूट करते हैं, आप उसको मार्केट में दूसरे लोगों को दे देते हैं, तो उसमें दूसरे शेयर होल्डर्स भी बन जो है वो उसका हिस्सा बन जाते हैं उस इक्विटी का। तो शेयर कैपिटल जो होता है या इक्विटी जो होती है, वो किसी भी कंपनी में जो जो मालकान का पैसा लगा हुआ है, ठीक है, उस कंपनी के मालकों का पैसा लगा हुआ है, उसको इक्विटी कहते हैं। अच्छा, ये बैंक लोन से, ये क्योंकि बैलेंस शीट आइटम है तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये बैंक लोन से किस तरह से मुख्तलिफ है? जो बैंक लोन होता है वो बेसिकली बैंक्स का पैसा है, थर्ड पार्टी का पैसा है, ठीक है। तो वो लाइबिलिटी होती है, उसको आप इक्विटी का पार्ट नहीं बना सकते। और जो लायबिलिटी होती है वो आपने आपके ऊपर वाजिब होती है, आपने पे वापस करना है उसको, उसके ऊपर मार्कअप भी देना होता है। लेकिन जो इक्विटी होती है, ये
समझ लें कि कंपलसरी नहीं है कि आपने ओनर्स को पैसा ये जो है वापस करना है। इसमें स्टेक पे पैसा लगा होता है। अगर बिजनेस डूबता है तो वो कहते हैं जी ऑनर्स का पैसा डूबता है। जो बैंकर्स हैं उन्होंने तो पीछे जो है वो अपनी कॉन्टीजेंसीज रखी होती हैं, उनके कॉन्टीजेंसीज प्लान होते हैं, उनके कोलेटरल्स रखे होते हैं। तो वो उस कोलेटरल को बेच के या जो उन्होंने जो है सिक्योरिटी रखी होगी उसको बेच के अपना पैसा पूरा कर लेंगे। आपको पता है बैंक बगैर गारंटी के तो पैसा नहीं देता। तो इसलिए जो इक्विटी होती है ये किसी भी बंदे का जो मालकान का पैसा है वो किसी भी वक्त ज़ाया हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन जो बैलेंस शीट में आपको लोन्स नजर आ रहे होते हैं, होता तो वो भी थर्ड पार्टी का पैसा है, लेकिन वो लायबिलिटी होती है आपकी, वो आपने वापस करना होता है, वो सिक्योर होता है। ठीक है, इक्विटी सिक्योर नहीं होती। तो ये भी डिफरेंस जो है वो आपको समझना होगा। अच्छा, अब इक्विटी का पोर्शन में कुछ चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये इक्विटी है, इसका पहला पोर्शन है। ठीक है, इक्विटी लायबिलिटी एक साइड पे आएगी और दूसरा जो है वो एसेट्स की जो सेगमेंट है वो दूसरी साइड पे आएगा। अच्छा, ये जो इक्विटीज और लायबिलिटीज है इनका टोटल, ठीक है, आपके जो टोटल एसेट्स है इनका टोटल बराबर होता है। ये बैलेंस शीट टैली हो जाती है, राइट। तो आपके जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, वो इक्वल होंगे आपने जितने पैसे लोगों को देने हैं और जितना ऑनर्स का पैसा लगा हुआ है। या इसको अगर उल्ट अंदाज में देखें तो ये ऐसा होगा कि अगर एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दें, यानी जो आपके जो है असासे हैं उसमें से वाजबात आप अपने माइनस कर लें, तो जो पैसा बचेगा वो ऑनर्स का पैसा होगा। तो अब थोड़ा सा टेक्निकली इसको देखते हैं। मैं इसमें कोई टेक्निकल वर्ड्स, बिल्कुल लेमैन से जिसका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, जो कि स्टॉक्स में काम करता है, बिजनेस को एनालिसिस करने की कोशिश करता है, उसके लिए बना रहा हूँ। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, इसमें ये आप अगर 2022 की स्टेटमेंट को पढ़ रहे होंगे तो 2021 का डाटा भी आपको साथ में मिल रहा होगा। इसमें ये कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाता है, आप देख सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। तो इक्विटी का सेगमेंट है, उसमें शेयर कैपिटल क्या है? जो इनिशियली जो इनिशियली पैसा लगा ओनर्स का, उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो ये 12 अरब रुपए है। ठीक है, 12, ये क्योंकि ये 3 सिफर्स इसके यहाँ पे भी आएगी, ये राउंड ऑफ हुआ है, 3 सिफर्स ऊपर है इसके। तो ये 12 अरब रुपए जो है वो कंपनी ने लगाए स्टार्ट में। तो ये इक्विटी क्योंकि बढ़ी नहीं तो इसलिए ये जो है शेयर कैपिटल आपका वो सेम ही आ रहा होता है यूजली। अच्छा, उसके बाद इक्विटी के अंदर आते हैं कैपिटल रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व्स वो होते हैं जो आपके पास किसी बड़े एसेट्स के फॉर्मेट में पड़े हों, जैसे कोई मिसाल के तौर पे कोई बड़े प्रॉपर्टी प्लांट प्लांट पड़ा हुआ है, कोई इक्विपमेंट पड़ा हुआ है आपके पास। तो ये रिजर्व्स आपने ऐसे रखे होते हैं जो आपको किसी बड़े खर्चे के लिए जो है वो चाहिए होते हैं। तो आप इनको डिल्यूट करके यानी बेच के आप अपना जो है वो कंपनी के अंदर पैसा ला के उसको रन कर सकते हैं। दूसरे रिजर्व्स होते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व्स वो होते हैं जो रिजर्व्स आपके आपके ऑपरेशन से कमा रहे हो आप। अच्छा, ये जो कैपिटल रिजर्व्स होते हैं ये आपका मेन बिजनेस नहीं होता, ये आपने कुछ एसेट्स लेके रखे होते हैं जो कि किसी भी वक्त आप बेच के, मतलब कोई आपने प्रॉपर्टी ली हुई है कंपनी के नाम पे, ठीक है, तो वो कैपिटल रिजर्व्स उसमें शो हो रहे होंगे और जब आपको जरूरत होंगे आप उसको बेच के पैसे अपने निकाल लेंगे। दूसरा रेवेन्यू रिजर्व्स है। रेवेन्यू रिजर्व वो होते हैं जो कंपनी बेसिकली अपने मेन ऑपरेशन से पैसा बना रही है, उनमें से जो पैसा बचाएगी कंपनी वो उसको जनरल रिजर्व्स में डाल देगी। ठीक है, तो कंपनी के पास इस वक्त 8.8 बिलियन रुपीस जो है वो 2022 के एंड पे 8.8 अरब रुपए जो है वो जनरल रिजर्व के फॉर्मेट में पड़े हुए थे। उसके बाद होते हैं अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग जिसको बोलते हैं। ये वो प्रॉफिट्स हैं जो कंपनी, ये तो जनरल रिजर्व तो कंपनी बना रही है ना, उसके साथ साथ कंपनी रिटेन अर्निंग भी बना रही है। अब कंपनी रिटेन अर्निंग क्यों बनाती है? क्योंकि कंपनी के जो एक तो ये है कि कंपनी ने डिविडेंड्स देने होते हैं। तो डिविडेंड्स देने के लिए कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट्स में से जो भी उसने पैसा कमाया होता है वो साइड करती जाती है, और उसके बाद या कंपनी ने अपने कोई ऑपरेशंस बढ़ाने होते हैं, कोई एक्सपेंशंस करनी होती हैं, कोई फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, सैलरीज वगैरह बढ़ाने के लिए, तो वो सारा ये जनरल सॉरी इसमें अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स में से जो है वो आ रहा होता है। ये वो प्रॉफिट्स हैं जो कंपनी ने मतलब आगे जो है डिविडेंड्स की फॉर्मेट में नहीं दिए और ये कंपनी ने अपने पास रिटेन कर लिए, इसको अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट या फिर इसको रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं।
यानी वो प्रॉफिट जो कंपनी आपको दे नहीं रही। अक्सर हमारा गिला होता है ना कि स्टॉक्स में कंपनी बड़ा पैसा बना रही है, कंपनी दे नहीं रही, तो वो कंपनी ये रिटेन अर्निंग में डाल रही होती है। अच्छा, एक चीज इसमें ये भी है, ये एनालिसिस भी थोड़ी थोड़ी चीजें मैं साथ में ये भी बताता जाऊंगा। कुछ कंपनियां जो होती है ना वो डिविडेंड अच्छा नहीं देती लेकिन प्रॉफिट अच्छा कमाती हैं। तो ऐसी कंपनियां जो होती हैं वो बेसिकली कंपाउंडिंग कर रही होती हैं, अपना पैसा अपने अंदर लगा के, अपने बिजनेस में लगा के वो उसको कंपाउंड करके मजीद बढ़ा रही होती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, अच्छा तगड़ा मुनाफा कमा रही है और रिटेन अर्निंग रखी जा रही है, और उसकी कैपिटल ग्रोथ भी है, सॉरी उसकी जो है सेल्स ग्रोथ भी है, सेल्स में और बॉटम लाइन में, यानी प्रॉफिट्स भी उसके ग्रो हो रहे हैं, सेल्स भी ग्रो हो रही है, तो इसका मतलब कंपनी ठीक है। तो वो चीज़ उसकी जाहिर सी बात है उसके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होगी। लकी सीमेंट इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, जो कि कोई प्रॉफिट तो इतना अच्छा नहीं दे, सॉरी डिविडेंड तो इतना अच्छा नहीं देती, लेकिन आप देखें कि उसकी शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो ऐसे शेयर्स जो होते हैं ना, इनके शेयर्स की एप्रिसिएशन आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे जाती है। तो एक तो चीज़ ये हो गई जी। उसके बाद डेफिसिट सरप्लस ऑन रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू फेयर वैल्यू। अच्छा, ये इस तरह से होता है कि कंपनी जो है वो अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनको रीमेजर करती है फेयर वैल्यू के ऊपर। फेयर वैल्यू ये है कि उसको को वैल्यूअर अपॉइंट करके उसके ऊपर क्या कहते हैं, अपने जो है एसेट्स को वैल्यू करवाती है, उससे वैल्यूअर जो है वो उसकी मार्केट वैल्यू निकालता है। उससे क्या होता है, उससे ये पता चलता है कि आपकी जो आपने जो बुक की हुई है, आपने किताबों में शो की हुई है चीज, इसके रेट्स को, क्या वो रेट्स जस्टिफाई है या नहीं है। तो इसलिए ये जो है एक इन्वेस्टमेंट की फॉर्मेट में, जो कि रीमेयरमेंट में मतलब करके लोग अपने जो है वो बैलेंस शीट में रख रहे होते हैं। तो इसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल रीमेयरमेंट के बाद लॉस आए तो इसमें से कट कर दिया जाता है, अगर एप्रिसिएशन आए तो इसमें से फिर ऐड कर दिया जाता है। तो ये डेफिसिट आया है तो 1.7 बिलियन का जो डेफिसिट है वो यहाँ से माइनस कर दिया गया। उसके बाद शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ, अच्छा ये टोटल जो है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है, और ये जो टोटल अमाउंट बनती है फिर इसके अंदर सारे सबको ऐड करके, तो ये आपकी जो है वो इक्विटी का पार्ट बन जाती है। ठीक है जी। इसके बाद जनाब आ जाते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। और नॉन करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो कि लंबे अरसे के लिए होती हैं, मोर देन 1 ईयर यूजली। यानी ऐसे पैसे जो कि 1 साल के बाद आपने देने हैं उसको नॉन करंट लाइबिलिटीज कहेंगे। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरविंग जो है, अब इसमें सिक्योर्ड जो है वो इसलिए लिखा हुआ है कि बैंक्स ने जाहिर सी बात है वो सिक्योर किया होगा। तो लॉन्ग टर्म बोरविंग से मुराद यूजुअली प्लांट इक्विपमेंट प्रॉपर्टी, इस तरह की चीज़ें जो खरीदने वाली होती है ना, उसके लिए लॉन्ग टर्म की बोरोइंग की जाती है। तो 17 बिलियन की, पहले से 19 अरब की थी, अब ये 17 अरब की। तो 2 अरब का तकरीबन इसमें से जो है वो डेट रिटायर हो गया वो होगा। तो ये जो आपके ये होते हैं बोरोइंग होती हैं, ये यूजुअली लंबे अरसे के एसेट्स को खरीदने के लिए, जस्ट लाइक कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लांट है, कोई बड़े जो है वो प्रोजेक्ट्स कंपनी ने लगाने हैं, कोई नई फैसिलिटी लगानी है, तो उस सूरत में ये लंबे अरसे के लोन लिए जाते हैं, क्योंकि इनको एक दो दिन में तो वापस कर नहीं सकते आप। उसका लॉन्ग टर्म का जो है वो एक अफेक्ट होता है। तो इस वजह से ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आती हैं। ठीक है, और इसमें आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी आ जाती है। बाज़ का कंपनी बड़े लंबे अरसे के लिए कोई चीज़ प्लान कर रही होती है, जैसे कोई नई फैसिलिटी, फॉर एग्जांपल कंपनी एक नया प्लांट लगाने लगी है और उसको बैंकिंग लोन से लगाने लगी है, इक्विटी में उसका पैसा नहीं है, उसके पास रिटेन अर्निंग में कोई पैसा नहीं है, तो फिर वो इस सूरत में ये बड़े अरसे के लोन उठा लेती है। अच्छा, दूसरा है लीज लायबिलिटी। लीज यूजली होती है आपकी एसेट्स के ऊपर, जो कि बड़े एसेट्स होते हैं, जिसमें आपकी प्लांट्स भी हो सकते हैं, जिसमें आपकी जो है वो व्हीकल्स हो सकती हैं। ठीक है, और लोडिंग के कोई व्हीकल्स हो सकते हैं। तो इस तरह की उसके ऊपर ये मतलब 8 करोड़ और 69 लाख की जो है ये है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये मतलब गवर्नमेंट को जो ग्रांट्स पे करनी थी, ये वो है। ठीक है, इसके बाद जीआईडीसी पेबल, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल रहा बड़ा। गवर्नमेंट जो है वो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो है वो लगाती रही, और
फिर इस पे केसेस चलते रहे, फिर कंपनीज ने जो जो है वो अपनी लाइबिलिटीज तो खैर बुक करके रखी, क्योंकि ये इवेंचुअली पैसे हो सकते थे जो देने पड़ने थे। तो ये पैसा जो है 7.9 बिलियन रुपीस ये जीआईडीसी का है, जो कि कंपनी ने अपने लॉन्ग टर्म लोन्स लाइबिलिटीज में, सॉरी, लाइबिलिटीज में रखा हुआ है। उसके बाद डेफर्ड लाइबिलिटीज जो है ये कुछ ऐसी लाइबिलिटीज, मिक्स लाइबिलिटीज हो सकती हैं जो कि लंबे अरसे के लिए हों, जिसमें लिटिगेशन चल रही हो या कोई ऐसी चीज़ें जो कि फिलफोर जो है सेटल होने वाली नहीं है, तो वो लंबे अरसे की लाइबिलिटीज में लिख के रखी होती हैं कंपनी ने। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी वो होती हैं जो 1 साल से अंदर जो है वो सेटल होनी हो। अच्छा, कुछ पोर्शन जो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का, जो कि इधर हमें नजर आया है, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, ठीक है, इसका कुछ करंट पोर्शन जो कि 1 साल में ड्यू हो जाता है, उसको उसमें से निकाल के इसमें डाल दिया जाता है, राइट। तो क्योंकि ये लंबे अरसे की जो लाइबिलिटीज हैं, इसमें से कुछ तो लाइबिलिटीज जो है वो ईयरली बेसिस के ऊपर तो सेटल हो रही होंगी ना। तो ये जो 1 ईयर के अंदर सेटलमेंट होने वाली जो लाइबिलिटीज होती हैं, वो उसमें से निकाल के उनको करंट पोर्शन में रख दिया जाता है। तो ये उसका ब्रेकअप है। उसके बाद इसका सेकंड जो है, इसका भी सेम सिमिलरली कुछ पोर्शन जो होगा वो जाहिर सी बात है लीज लायबिलिटी का करंट पोर्शन जो इसी साल में जो है सेटल हो रहा होगा, तो वो भी इन्होंने सेपरेट कर दिया। इसी तरह गवर्नमेंट का भी सेपरेट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं ट्रेड एंड पेबल्स। ट्रेड एंड पेबल्स बेसिकली क्या होते हैं? ट्रेड एंड पेबल्स होते हैं जो आपके इन्वेंट्री के ऊपर पेएबल्स होते हैं, यानी जो आप उधार पे माल लेते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने आप मैन्युफैक्चरिंग, जिस तरह इसी की एग्जांपल ले लें, आप फॉर एग्जांपल खाद बना रहे हैं, तो खाद को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आप खरीदेंगे अपने वेंडर से, तो उसको जाहिर सी बात है मार्केट में उधार तो चलता है, तो वो उधार पे माल जो लिया होता है उसको जो है वो करंट लायबिलिटीज में डालते हैं। अच्छा, ये करंट लायबिलिटी में इसलिए होता है कि यूजुअली लोग 1 साल से कम का ही उधार देते हैं। मार्केट में जो अ, मतलब रनिंग फाइनेंस जिसको कहते हैं, या जो आपकी इन्वेंट्री को प्रिक्योर करने के लिए होता है, इसमें ये उधार जो है वो डेटर्स की तरफ से आपको मिलता है, सॉरी, वेंडर्स की तरफ से, ठीक है। अब ये वेंडर्स जो होते हैं ये आपको बड़ी उधार पे माल देते हैं, जो कि स्टेबल ग्रुप होते हैं। जैसे 92 अरब रुपए का इसमें जो है वो माल, 92 अरब रुपया मार्केट का एफएफसी ने देना है। अच्छा, इसके अंदर दूसरी चीज होती है रनिंग फाइनेंस। रनिंग फाइनेंस जो होती है, जो इन्वेंट्री को आप बाय करके, मतलब अब जाहिर सी बात है इसमें से 100% इन्वेंट्री तो आप नहीं बाय करेंगे ना, इसकी कुछ इन्वेंट्री जो होगी वो आपकी जो है उधार पे आ जाएगी, कुछ कैश पे होगी। अब फॉर एग्जांपल कंपनी के पास कैश नहीं है, तो वो जो कैश वाला एलिमेंट है, वो कंपनी अपना रनिंग फाइनेंस बैंक से शॉर्ट टर्म की लीज लेके, शॉर्ट टर्म की लोन फैसिलिटी लेके उसके थ्रू पूरा का पूरा कर रही होती है। उसके बाद करंट लायबिलिटीज है मार्कअप एंड प्रॉफिट अक्रूड। अच्छा, ये मार्कअप जो है, यानी कंपनी ने लोन लिए होंगे, उन लोन्स पे 1 साल के अंदर जो भी इंटरेस्ट पेएबल बनेगा, ये उसकी उसका पोर्शन होता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये छोटी बोरोइंग है, जिसमें मैंने आपसे अर्ज किया कि यूजुअली ये जो चीज़ है, ये पेबल्स, ये डायरेक्ट आपने लोन लिया हुआ है वेंडर्स के साथ, वेंडर से, और ये लोन आपने लिया हुआ है कैश की फॉर्मेट में। ये आपने लोन लिया हुआ है चीज़ें उठा के, ये आपने जो लोन लिया हुआ है ये कैश की फॉर्मेट में लिया हुआ है, और ये कैश का लोन लेके आपने इन्वेंट्री में ही यूजुअली जो है वो यूटिलाइज करना होता है। तो 92 अरब रुपए का माल इन्होंने मार्केट से लिया हुआ है उधार पे, 58 अरब रुपए का इन्होंने कैश लिया हुआ है बैंक से, और 58 अरब का ये जो कैश है, ये जाहिर सी बात है वो इन्वेंट्री को प्रिक्योर करने के मद में जो है वो करेंगे। अच्छा, इसके बाद होता है अनक्लेम डिविडेंड्स। 47 करोड़ के ये जो है वो डिविडेंड्स हैं। अनक्लेम डिविडेंड्स वो होते हैं, जैसे अक्सर लोगों के इश्यूज आते हैं बैंक अकाउंट किसी के मतलब ये पुराने थे, अब तो नए जो मामलात हैं उसमें क्योंकि लोग जो है वो मतलब एससीसीपी ने ये रिक्वायरमेंट लगाई थी, और लोगों ने अपने अकाउंट्स जो है वो, मतलब बैंक अकाउंट टैग कराए हुए हैं अपने ब्रोकर के साथ। तो इसमें आप यूजुअली इस तरह का इशू नहीं आता कि आप के जो है वो डिविडेंड्स रुक जाए। ये पुराने लोग जिन्होंने लिए हुए थे, जिनके पास फिजिकल शेयर्स थे और जिनके अकाउंट्स टैग नहीं है, तो उनकी जो डिविडेंड्स होते हैं वो रुक जाते हैं। तो कंपनी उसको लायबिलिटी है, जाहिर सी बात है, वो कंपनी के तो पैसे नहीं है, वो कंपनी ने तो शेयर होल्डर को ही देना है ना, तो वो एक लायबिलिटी बना के अपने इसमें शो कर दी होती है। इसी तरह टैक्सेशन की लायबिलिटी भी होती है। कंपनी जो है वो
अपने ड्यूरिंग द ईयर जो क्योंकि देखें जब टैक्स ईयर जो होता है और अकाउंटिंग ईयर डिफरेंट होता है, अक्सर अक्सर मुमालिक में। अब ये जो इस वक्त टैक्स ईयर है वो दिसंबर 31 2022 है, ठीक है। और कंपनीज का जो टैक्स ईयर होता है वो गालबन चेंज होता है, आई थिंक कि सितंबर अक्टूबर का होता है, मेरा ख्याल है इसमें, मुझे एक दफ़ा फिर से चेक करना पड़ेगा। तो अब दिसंबर के ऊपर, क्योंकि जब वो अपनी बुक्स को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 31 दिसंबर 2022 को जब बुक्स क्लोज कर रहे होंगे तो जो टैक्सेशन उनके मुताबिक बन रही होगी करंट प्रॉफिट्स पे सारा कुछ, वो टैक्सेशन भी अपनी जो है वो लेबिलिटी में लिख देंगे, क्योंकि इवेंचुअली ये पैसा देना तो है गवर्नमेंट को। तो जब ये पैसा दे देंगे नेक्स्ट टाइम, तो ये यहाँ से निकल के टैक्स में से निकल जाएगा और इसकी अगेंस्ट पेमेंट हो जाएगी। तो ये टोटल लाइबिलिटीज जो है वो 206 अरब रुपए की जो है वो ये लाइबिलिटीज हैं। और अगर हम इसकी टोटल इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज को देखें तो ये 327 अरब रुपए की जो है वो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के मद में जो है ये चीज़ आती है। उसके बाद जनाब आ जाते हैं एसेट्स पे। एसेट्स जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि ये असासे होते हैं आपके, और ये वो चीज़ें होती हैं जिनसे आपको कैश आना होता है या जो कि रेडीली कैश में अवेलेबल होते हैं। तो इसमें दो पोर्शन, एक करंट करंट का है, एक नॉन करंट करंट एसेट्स का है। तो नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा आपको जो है कैश देते रहते हैं, या कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं 1 साल से ज़्यादा। जैसे प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी में आपकी लैंड आ जाती है, आपकी बिल्डिंग आ जाती है, प्लांट्स में आपके जो है वो जिस तरह प्लांट लगाया होता है आपने कोई किस चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और इक्विपमेंट्स जो है यूजली उसी के जो छोटे मोटे बड़े इक्विपमेंट्स जो होते हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा के आपको जो है वो फ़ायदा दे सकते हैं, तो वो इसमें आते हैं। तो 57 अरब रुपए का ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो उसमें गुडविल आती है कंपनी की, क्योंकि गुडविल भी तो एक किस्म का एसेट ही है ना। गुडविल की बेसिस के ऊपर ही कंपनी की सारी स्टैंडिंग होती है, और वो गुडविल जो है वो ओवर द टाइम बनती है। तो वो गुडविल की भी एक मेजरमेंट करके उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और इसमें यूजली सॉफ्टवेयर्स वगैरह के जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो चीज़ें आती हैं। ठीक है जी। तो इंटेंजिबल एसेट्स में 1.9 बिलियन रुपीस के इंटेंजिबल एसेट्स हैं एफएफसी के। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अच्छा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है इसमें क्योंकि ये भी एसेट्स है ना, अब इन्वेस्टमेंट्स ये कंपनी कर रही है, दूसरे कंपनीज में कर रही होगी, या फिर स्टॉक्स में कर रही होगी, या उसने बॉन्ड्स लिए होंगे, या उन्होंने को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया होगा, या ट्रेजरी बिल्स लिए होंगे, ये जो वाट एवर जो भी है। तो ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं कंपनी के, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कैश देती हैं कंपनी को, तो इसलिए ये एसेट्स में आ रही हैं। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योर, ये वो लोन्स हैं जो कंपनी ने किसी को दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें यूजली आ जाते हैं, कंपनी ने जो है वो ख़ास तौर पे अपने एम्प्लॉयज़ को, जो बड़ी कंपनीज होती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को भी लोन दिए होते हैं। इसके अलावा अपने एम्प्लॉयज़ के अलावा और भी कंपनीज जो है वो छोटे मोटे लोन्स दे देती है, डायरेक्टर्स को लोन भी दे देती है। तो ये सारे के सारे लोन जो कि कंपनी ने दिए हुए हैं और जो कंपनी का रिसीवेबल है, कंपनी ने रिसीव करने हैं फ्यूचर में, ये वो लोन्स का कंसोलिडेशन 4 से 5 अरब है। अब इसमें जाहिर सी बात है, इसमें मैं तो अभी एक ब्रॉडर पिक्चर में इसको देख रहा हूँ, लेकिन आगे जाके मैं आपको जब नोट्स के ऊपर ले जाऊंगा, ये जो नोट्स हैं, तो नोट्स में इनके ब्रेकअप आ रहे होंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ पे चीज़ें लगी हैं। अच्छा, उसमें नॉन करंट में आखिरी जो है वो है लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एंड प्री पेमेंट्स। अच्छा, प्री पेमेंट्स होती है यूजुअली कंपनीज जो है, फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी से कोई काम करवा रही है यूजुअली, और वो ऐसी नेचर का काम है कि वो आगे यूटिलाइज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे कंपनी एक कस्टमाइज जो है वो सोल्यूशन चाह रही है किसी भी दूसरी कंपनी से, और वो कहते हैं कि क्योंकि ये कस्टमाइज्ड है, आपका एक स्पेसिफिक चीज़ हम बना रहे हैं, तो ये हमारे यूज़ में नहीं होगी, ना ही ये मार्केट में बिक सकती है, तो आप इसकी कोई डाउन पेमेंट करें हमें। अक्सर ये होता है यूजली। तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स या प्री पेमेंट्स जो होती है वो कंपनी की किसी भी जो चीज़ खरीदते वक्त या बनवाते वक्त जो है वो एडवांस पेमेंट जिसको कह सकते हैं, जैसे हम यूजुअली भी करते हैं जब हम कोई चीज़ बनवा रहे हो तो दुकानदार हमें कहते हैं कि जी कुछ एडवांस में आप फ्रंट पेमेंट कर दें। तो ये आप फ्रंट पेमेंट्स हैं जो कि कंपनी ने पहले की हुई हैं,
जाहिर सी बात है ये कंपनी का एसेट है, और जब कंपनी इसको बाकी पेमेंट जो है वो ऐड करेगी तो वो एसेट्स में आ जाएगी, और यहाँ से जो है वो ये निकल के एसेट्स का पार्ट बन जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद करंट एसेट्स हैं, ये वो एसेट्स हैं जो 1 साल से कम के अरसे में आपको फ़ायदा देते हैं कैश की फॉर्मेट में। इसमें स्टोर स्पेयर्स लूज टूल्स हैं। अच्छा, ये स्टोर स्पेयर्स लूज टूल जो होते हैं ये यूजुअली जो स्टोर्स में चीज़ें रखी जाती हैं, ठीक है, मतलब पार्ट्स को आप कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे कंपनी का बहुत बड़ा प्लांट है और उस प्लांट में मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, तो वो इक्विपमेंट कंपनी जो है उनके कुछ पार्ट्स भी अपने पास लेके रखती है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं जो कि कंपनीज के टूल्स छोटे मोटे जो कि 1 साल से कम चल सकते हैं, ये वहाँ पे जो है ये शो हो रहे होंगे। 6.5 बिलियन के स्टॉक इन ट्रेड। व्हाट इज स्टॉक इन ट्रेड? स्टॉक इन ट्रेड है इन्वेंट्री। ये वो चीज़ है जो कंपनी ने अगर थोड़ा सा मैं इनकम स्टेटमेंट पे जाऊं जी, अगर मैं कंपनी की मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाऊं, ठीक है, यहाँ पे एक आ रहा है सेल्स का। ठीक है, सेल्स क्या है? सेल्स वो इन्वेंट्री है जो बिक गई है, यानी कंपनी ने जो माल बनाया ये वो बिक गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल वो है जो कंपनी ने ये माल बनाया इसकी कॉस्ट है, यानी ये कितने में बना। अब ऊपर आ जाते हैं, ये जो करंट एसेट्स में आपको शो हो रहा है स्टॉक इन ट्रेड, ये वो माल है जो कि नहीं बिका, जो कि गोदाम में पड़ा हुआ है। तो ये भी आपके एसेट्स ही हो गए ना, ये आज नहीं तो कल जाहिर सी बात है बिकेगा। अब कंपनी की ये जब फाइनेंशियल पोजीशन होती है, ये एक सर्टेन टाइम के ऊपर क्लोजिंग देते हैं। ठीक है, इसमें कट ऑफ डेट लगती है, यानी 31 दिसंबर 2022 को ये सारा जो है एसेट्स का जो है वो डाटा था। तो 31 दिसंबर 2022 को जो स्टॉक इन ट्रेड यानी जो इन्वेंट्री कंपनी की पड़ी हुई थी वो थी 20 अरब रुपए की। जाहिर सी बात है कंपनी का सारा स्टॉक बिकता नहीं है, तो जो बच जाता है वो आपका करंट एसेट बन जाता है और आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री में आ जाता है। और यहाँ पे ये वो वाला स्टॉक होता है, ये 125 अरब रुपए का। इसमें कंपनी ने अपना मार्जिन डाला, मार्जिन डालने के बाद बेच दिया। और ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये इस कंपनी के इस स्टॉक को जो बेचने की लागत आई है, जो बेचने में बनाने की जो लागत आई है वो ये है। और 49 अरब रुपए कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट है। इसके ऊपर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आपने देखा होगा। तो तीसरा एलिमेंट है जी इसमें ट्रेड डेट्स। ट्रेड डेट्स होता है उधार का माल, यानी कंपनी ने जाहिर सी बात है, अब वो दोबारा से फाइनेंशियल इसके ऊपर मैं ले आऊंगा इनकम स्टेटमेंट पे। इसमें ये जो 125 अरब रुपए का माल बेचा, ठीक है, इसमें से हो सकता है सारे पैसे ना आए क्योंकि उधार चलता है ना मार्केट में। तो 125 अरब का जो माल बेचा उसमें से 12 अरब रुपए कंपनी के जो है वो पैसे रिकवर नहीं हुए। तो 12 अरब रुपए कंपनी ने अपनी स्टॉक इन ट्रेड यानी सॉरी इसको जो है ट्रेड डेट्स में रख दिया, यानी ये उधार का माल जो कंपनी ने बेचा वो अपने पास एसेट्स में जो है वो रख लिया, क्योंकि इस पैसे से कल को कंपनी को इस सॉरी जो इससे इन्वेंट्री से जो है वो ये जो बेची है इन्होंने उससे पैसा आना है। अच्छा, उसके बाद है जी लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योर्स। ये अगेन वही हैं जो शॉर्ट टर्म के लोन्स कंपनी ने दिए होते हैं, ये बहुत कम होते हैं यूजली, मतलब एडवांसेस भी होते हैं और इसके अंदर जो है मतलब लोन्स भी हो सकते हैं जो कि यूजली जो है कंपनी एम्प्लॉयज़ को देती है, और इसमें एडवांसेस भी हो सकते हैं। ये उसी तरह के है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इसमें ये है कि ये जो है लंबे अरसे के लिए होते हैं, यानी मोर देन 1 ईयर, और ये जो है वो 1 ईयर से कम के अरसे के होते हैं। ये अगेन वही एक में साल से कम के जो है वो डिपॉजिट्स हैं या प्री पेमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब अदर रिसीवेबल्स हैं। ठीक है, अदर रिसीवेबल्स में ज़ाहिर सी बात है कंपनी ने जो है ट्रेड डेट्स के अलावा, यानी जो कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री बेचती है उसके अलावा भी कुछ लोगों से पैसा जो लेना होता है वो अदर रिसीवेबल्स में आता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है ये वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कंपनी 1 साल से कम करती है। 107 अरब रुपए की कंपनी ने की हुई है। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस। 2 अरब रुपए का कैश और बैंक बैलेंस है। इसके भी नोट्स में आप पढ़ सकते हैं कि इसका ब्रेकअप क्या है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऐसे शेयर्स जो कि ऐसे सॉरी एसेट्स जो कि कंपनी ने हेल्ड फॉर सेल रखे होते हैं, यानी वो कंपनी आन करीब बेचने लगेगी,
तो वो भी इसमें एसेट्स में दिखा देते हैं, वो इनमें से निकाल के, ठीक है, इन एसेट्स में से निकाल के उसको एक सेपरेटली दिखा दिया जाता है, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहा हो, जो भी बंदा पढ़ रहा हो, उसको पता चले कि ये एसेट्स जो हैं ये कंपनी ने बेचने के लिए रखे हुए हैं, ठीक है। तो अभी इस साल के लिए 2022 में जब क्लोजिंग किया कंपनी ने, तो कोई एसेट्स नहीं था। 2021 के अंदर था तकरीबन 4 करोड़ 24 लाख के शेयर्स जो, सॉरी, एसेट्स जो थे वो कंपनी ने अपने बेचने थे। इसमें शेयर्स भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, कंपनी के अपने भी एसेट्स हो सकते हैं। तो ये 327 अरब रुपए का एसेट्स हैं टोटल, और यही आप देखेंगे तो 327 अरब रुपए की लायबिलिटीज और इक्विटीज हैं। तो ये बैलेंस शीट हमेशा जो है वो आप देखेंगे कि ये टैली होती है हमेशा, ठीक है जी। और इसमें अगर ये टैली ना हो तो इसके अंदर इसका मतलब है कोई ना कोई मसला है। तो ये आज बैलेंस शीट को हमने का एनालिसिस किया, बड़ा बेसिक मैंने आपको ये समझाया कि ये बैलेंस शीट का एनालिसिस जो है वो किस तरह से आप करते हैं। तो इसकी बेसिस के ऊपर आपने अपना फैसले करने हैं। थोड़ा सा इनको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, इनकम स्टेटमेंट पे भी, फिर बैलेंस शीट पे भी, फिर मैं कैश फ्लो पे आऊँगा, फिर नोट्स पे आऊँगा। फिर इनको एनालाइज करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि ये तो हो गया ना डाटा, अभी तो आप डाटा पढ़ रहे हैं। तो आपको जब डाटा पढ़ना आ जाएगा तो फिर उसका एनालिसिस जो है वो सेकंड स्टेप है, जिसमें रेशियो एनालिसिस होगी, जिसमें फ्यूचर की फोरकास्टिंग होगी, इसमें वैल्यूएशन निकालना आ जाएगा। अच्छा, ये अगर जब भी आप सीख जाएंगे तो आपको कम से कम ये है कि कंपनी, स्टॉक की कंपनीज की नहीं, आप किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। तो उसका तरीका फिर इंशाल्लाह हम जो है वो एक और सीरीज इसी तरह से, क्योंकि ये चलती रहेगी, तो और सीरीज में करेंगे। तो इसमें आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इसको अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी बड़ी ज़रूरी है। दोस्तों को दिखाएं, उनको समझाएं, ताकि वो इंटरेस्ट लें ये बिजनेस के अंदर और अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको अच्छे तरीके से जो है वो कैटर कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।